जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरती एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो भारतीय संविधान में हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। संविधान की विशेषताओं तक कौन सी केंद्र अभिमुख थी, कौन सी एकात्मक थी, कौन सी संघात्मक व्यवस्था थी, वो सारी बातें हमने की थी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और प्रस्तावना की। आने वाले एग्जामों में आपको अच्छी तरह से सीईटी वगैरह में भी आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन लॉजिकल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ऐसे ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चनों का जो उत्तर निकालते थे वो जमाना चला गया है। आपको जो नॉलेज है, जो शिक्षा ग्रहण की है, उसको आपने जीवन में किस तरह उतारा है और किस तरह से आप अध्ययन कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है, तरीके से समझना है बात को, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी रटने का नहीं है, सब चीजें समझने की है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के स्रोत। तो संविधान के संविधान के स्रोत है इसमें एक प्लान का ध्यान में रखना। हो सके कोई बड़े एग्जामों में पूछ ले, कथन निष्कर्ष में पूछ ले, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि भारत में जो हमारे संविधान सभा के जो व्यक्ति थे, उन्होंने 60 देशों का जो है दौरा किया था और वहां की बेहतर और अच्छी बेस्ट चीजों को उठा के हमने क्या किया था, ग्रहण किया था। तो भारतीय संविधान को जो लोग उदार का थैला कहते हैं, वो सरासर झूठी और गलत बात है। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के जस्ट बाद में हमारे सामने ये चुनौती थी कि हमारा संविधान किस प्रकार का हो और भारत में जो है जो कुछ नियम और कानून इस तरह हो ताकि कोई भी देश आसानी से और सुचारू रूप से चल सके। तो उस दौरान हमारे संविधान सभा के लोगों ने 60 देशों का भ्रमण किया, दौरा किया और वहां की अच्छी चीजों को उठाया। उदार का थैला कहना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो हमने अच्छी चीजों को ग्रहण किया है। तो कितने देशों का दौरा किया था? संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उन देशों के संविधान की बेहतर विशेषताओं को अपनाया। ठीक है, आपसे कभी पूछ लिया जाए क्या भारतीय संविधान को जो उधार का थैला कहना उचित है, तो अनुचित बात है। उधार का थैला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने बेहतर चीजों को अपनाया है। कैसी चीजों को अपनाया है? बेहतर यानी अच्छी चीजों को हमने ग्रहण किया है। ठीक है, तो बेहतर चीजों को क्या किया है, हमने ग्रहण किया है, बेस्ट चीजों को हमने अपनाया। जैसे, और वो आपको पता ही है, यूआरओ की भर्ती रद्द हो चुकी है, उसके अंदर पॉलिटी 20 नंबर की आती है। पॉलिटी उसके अंदर कितनी नंबर की आएगी? इंडियन पॉलिटी वो आपके यू और आरओ के अंदर 20 नंबर की आएगी। और 20 में से शायद पिछली बार 19 क्वेश्चन सही थे। 19 क्वेश्चन जो थे ज्यादा हार्ड नहीं थे, एकदम इजी थे। ऊपर ऊपर प्रस्तावना से पूछा गया, विशेषताओं से पूछा गया जो मैंने लिखाई, स्रोतों से पूछा गया, राष्ट्रपति से पूछा गया, प्रधानमंत्री से पूछा गया, राज्यपाल से पूछा गया, मुख्यमंत्री से पूछा गया, मंत्रिपरिषद से पूछा गया और आपके न्यायपालिका से पूछा गया। तो 20 नंबर की पॉलिटी आप यहां से तैयार कर सकते हो, सफिशियंट है। जो लिखा रहा हूं वो आपके हर एग्जाम में, आरपीएफ, एसआई, आपके सीईटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, ईओ, आरओ, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्लास को पूरी देखिएगा, चाहे कैसे भी देखो, स्पीड तेज करके देखो। और मैंने अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं डाले, एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा, जो जो टॉपिक होगा उसका डालूंगा। लेकिन आपको पॉलिटी की क्लास को ध्यान से समझना है। यूआरओ के अंदर बेस्ट क्लास है और पार्ट बी भी पूरा करेंगे। जो यूआरओ के अंदर आपका पार्ट बी है ना,
कानून वाला नगर पालिका अधिनियम 40 नंबर का, वो भी पूरा किया कराया जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी आपके सामने आ जाएगी क्लासें, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब ईयूआरओ के अंदर ये क्वेश्चन था, ईयूआरओ के अंदर एक क्वेश्चन था कि कोई ऐसा क्वेश्चन था स्रोत से कि हमने किस देश से उधार ली है, आपातकालीन शक्तियां जो है हमने किस देश से उधार ली है। तो उधार क्या वापस थोड़ी देनी है किसी को, उधार उधार नहीं है, ये गलत लिखा दिया उन्होंने। तो आपको हमने किस संविधान, किस देश के संविधान से ग्रहण किए, ये शब्द होना चाहिए। तो ये सारा पॉलिटी जो है शब्दों का खेल है। तो ये जो है संविधान निर्माताओं ने कितने देशों का भ्रमण किया था, 60 देशों का, और उनका अध्ययन करने के बाद में उनमें जो अच्छी चीजें थी उनको हमने क्या किया, ग्रहण किया। उनमें जो अच्छी चीजें थी हमने क्या किया, ग्रहण किया। अब इनमें कुछ भी रटने की चीजें नहीं है, लोग पॉलिटी उठा के रटने बैठते, रटने का नहीं, सारा समझने का खेल है। आगे देखिए, पहला जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, इसमें डेट थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395। उनमें से 200 अनुच्छेद यहां से ग्रहण किए गए। ठीक है, ध्यान में रहे, भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपको याद में रखना है। लगभग 2/3 जो अनुच्छेद है, या आप कह सकते हो क्या, 66.66% जो हमारा संविधान है वो किसको फॉलो करता है, भारत शासन अधिनियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब इस देश, इससे हमने क्या क्या लिया उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। परिसंघीय ढांचा, परिसंघीय ढांचा, रटते जाओ। परिसंघीय ढांचा नहीं समझ में आती तो बात, के परिसंघीय ढांचा है क्या, राज्यों को स्वायत्तता, क्या है, राज्यों को स्वायत्तता। राज्यों को स्वायत्तता से आप क्या समझते हो, राज्यों को स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, राज्यों को स्वायत्तता का मतलब इस तरह समझो, भारत जो है वो कहां बसता है, गांवों में बसता है। भारत जो कहां बसता है, गांवों में। देखो, लोक सामान्यता जो होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन बनता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है राज्यसभा से बने, कि हाँ सर बिल्कुल हुआ है। एक तो हमारे इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और सरदार मनमोहन सिंह, ये क्या कहां से थे, राज्यसभा से थे। ठीक है, मतलब एक जनसंख्या विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले, एक जनसंख्या विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत दल के व्यक्ति क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। वह सदस्य राज्यसभा से भी हो सकते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इस प्रकार भी कर सकता है कई बार कि उनको उचित लगे, ना तो वो लोकसभा से ना राज्यसभा से, फिर भी उनको क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के अधीन आएगी ये बात, लेकिन उनको 6 माह के अंदर या तो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी या राज्यसभा की। तो ऐसे 2 व्यक्ति थे जो ना लोकसभा से थे ना राज्यसभा से, फिर भी उन्होंने क्या बनाया, उनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने 6 माह के अंदर क्या किया, सदस्यता ग्रहण की थी। तो 2 व्यक्ति थे, एक तो पीवी नरसिम्हा राव, एक थे एच.डी. देवगौड़ा। इन 2 व्यक्तियों ने ना लोकसभा से बिलोंग करते थे ना राज्यसभा से, बाद में इन्होंने सदस्यता ग्रहण करी थी। तो एच.डी. देवगौड़ा ने तो की थी राज्यसभा से और पीवी नरसिम्हा राव ने की थी लोकसभा से। ये बात हम कहां की कर रहे हैं भाई, एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहां के लोग एक अपना प्रतिनिधि को वोट डालेंगे, वो हमारी आवाज संसद में उठाएगा।
फैक्ट बात का, ठीक है। कोई व्यक्ति जो सांसद है, जो संसद के सदस्य है 700 से 76, इस बात को समझना, देखो टाइम लगे 1000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना भी टाइम लगे, टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगी। तो 776 यानी सांसद है, संसद के सदस्य 776 है। वो व्यक्ति जो है लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आए हैं। वो किनका चुनाव कर रहे हैं? राष्ट्रपति का। किनका चुनाव कर रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग में ले रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन ले रहे हैं भाग? सभी विधानसभाओं के एमएलए, विधानसभाओं के सदस्य कौन ले रहे हैं? सभी एमएलए। लेकिन सारे के सारे कैसे हैं? निर्वाचित। सारे के सारे कैसे हैं? निर्वाचित। समझते जाना बात को, सभी के सभी कैसे हैं? निर्वाचित। इनका चुनाव हो रखा है। ये भी कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे भाई चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस व्यक्ति का चुनाव किया गया। ये कहां बैठे हैं? केंद्र में। कहां बैठे हैं? केंद्र में। तो क्या राज्यों में सरकारें नहीं बनी गई क्या? तो राज्यों का भी फर्ज बनता है, या राज्यों का भी, राज्य की जनसंख्या का भी अधिकार है कि उनकी एक सरकार हो, वो सरकार उनकी आवाज बने, उनके लिए योजनाएं बनाए, उनकी खुद की एक सरकार हो। तो राज्यों को स्वायत्तता दी गई है कि उनके उनके चुनाव करवाए जाएं, उनका एक सीएम हो, उनके भी विधानसभाएं हो, उनके भी सदस्य हो। तो ये राज्यों को स्वायत्तता है। ठीक वैसे ही पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, और अनुसूची कौन सी? 11वीं। नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची। तो ये सारे राज्यों को स्वायत्तता दी गई है कि उनकी भी क्या हो, चुनाव हो राज्यों के लिए, राज्य विशेष के लिए भी। तो परिसंघीय ढांचे का मतलब होता है राज्य को क्या दी गई हो? स्वायत्तता दी गई हो। ठीक है। तो ये जो हमने लिया है, कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से लिया गया। अगला देखो, भारत शासन अधिनियम से हमने अगली चीज जो ली है वो है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। ये अध्यादेश जारी करना, ये क्या चीज है भाई? तो आर्टिकल की बात करता हूं मैं। आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक लिखूंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा। कंटिन्यू क्लास लेना, कंटिन्यू क्लास पूरी देखना, समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक पूरे बताऊंगा। संविधान संशोधन है वो भी बताऊंगा। तो अध्यादेश जारी करना, जैसे मैं बात करता हूं अनुच्छेद 143 की, दूसरा बात करता हूं अनुच्छेद 213 की। ये संबंधित है राष्ट्रपति से, ये संबंधित है राज्यपाल से। मतलब ये संबंधित है किससे? केंद्र सरकार से। ये संबंधित है किससे? राज्य सरकार से। संसद यदि सत्र में ना हो, संसद यदि सत्र में ना हो और जरूरत पड़ेगी कोई मीटिंग की, कोई कानून की, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। ये तो परामर्श मांगने की शक्ति है ना। अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कि क्या किया जाए? सत्र बुलाया जाए, यानी मीटिंग रखी जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए और संसद की क्या रखी जाए? मीटिंग रखी जाए। क्योंकि कानून की जरूरत है, किसी विशेष कानून की जरूरत है, किसी मुद्दे की बात है, तो क्या रखा जाए? सत्र को आउट किया, सत्र को आउट किया जाए, सत्र को शुरू किया जाए। तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक वैसे ही मान लो विधानसभा को सत्र में ना हो और विधानसभा में मीटिंग बैठानी हो, तो राज्यपाल क्या करता है? अनुच्छेद 213 के तहत क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। तो राष्ट्रपति तो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के से क्या करता है? अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अगला कौन सा विशेषता है जो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, वो भी देखो। विधि का शासन।
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का यानी एससी शेड्यूल्ड कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, इनको क्या विशेष प्रावधान, ये आपके कहां गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। महालेखा परीक्षक, राज्यपाल के कुछ प्रावधान, और आपके ये भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन से आया था, तो ब्रिटेन वाली विशेषता भी इसी के अंदर आएगी, वो ब्रिटेन के अंदर देख लेंगे। आगे चलो, तो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या ग्रहण किया है वो देखो। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से आप क्या समझते हो, ये हमारी भारतीय संविधान की वो विशेषता भी है जो क्या करती है, केंद्राभिमुख है, केंद्र को मजबूत बनाती है। देखो हमें एकल नागरिकता ये तो प्राप्त है, हम भारत के नागरिक के बाद खत्म। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, एक तो किसकी, संघ की, मतलब एक तो उसके देश की, एक राज्य की, लेकिन हमें एकल नागरिकता प्राप्त है क्योंकि हमने, देखो इस बात को समझो एक बार, आराम से समझो। मैं यहां लिखता हूं भारत एक राज्यों का संघ है, समझना बात, क्लास पूरी देखा करो। भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरी लाइन में लिखता हूं भारत एक राज्यों का संघ। दोनों लाइन सेम है ना, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। अब देखना, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट। अलग क्या आया, यूनियन, अलग क्या आया, फेडरेशन। इसका मतलब भी संघ है, इसका मतलब भी संघ है, फिर क्या है ना मामला गड़बड़। तो यूनियन, भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, यूनियन है। जबकि अमेरिका है, जैसे मैं यहां अलग से लिख लेता हूं ताकि चीजें सारी सामने रहे। यूएस है ना, तो भारत एक राज्यों का संघ है और अमेरिका क्या है, एक राज्यों का संघ है। मतलब यूएसए इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब ये बात ये हुई कि भारत का कोई भी राज्य जो है ना, भारत का कोई भी राज्य उससे देश नहीं बने, भारत एक देश से सभी दूसरे राज्य बने हुए, भारत से कोई देश अलग नहीं, राज्य अलग नहीं हो सकता, भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता।
जबकि अमेरिका ये विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। जब जो चाहे जो स्टेट, अमेरिका का कोई स्टेट जो जब चाहे वो क्या कर सकता है, अलग हो सकता है। यहां पर कोई स्टेट है मान लो अमेरिका का, इसने मान लो हस्ताक्षर कर रखे एक मसौदे पर, एक कागज के ऊपर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो ये स्टेट जब चाहे क्या हो सकता है, अमेरिका से अलग हो सकता है। लेकिन भारत से कोई राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि फेडरेशन का मतलब होता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, तो अमेरिका से कोई राज्य अलग हो सकता होगा, भारत से कोई अलग नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रहे। ये यूनियन और फेडरेशन में फर्क है। तो क्यों फर्क है? क्योंकि अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। पहली तो संघ की है, दूसरी राज्यों की है। ठीक वैसे ही भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। वो हमने कहां से ग्रहण करी है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो एकल नागरिकता का यही तो फायदा है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने देश से अलग कभी नहीं हो सकते, कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता। और ये क्या है? खाली कागज का पन्ना है जिस पर साइन कर रखे हैं राज्यों ने, वो अलग हो सकता है। आगे देखिए, और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? आर्टिकल 40 कहता है ना ये बात, सॉरी 14, विधि के समक्ष समता। विधि के सामने क्या है? सभी व्यक्ति क्या है? समान है। विधि के सामने यानी कानून, कानून के सामने सभी क्या होंगे? समान होंगे। ये बात आर्टिकल 40 कहता है। ठीक है, उसके अलावा हमने इससे ब्रिटेन से और क्या चीजें ग्रहण की है? ब्रिटेन से हमने और चीजें ग्रहण की है। संसदीय विशेषाधिकार। क्या ग्रहण किया हमने? संसदीय विशेषाधिकार। संसद को जो कुछ अधिकार होते हैं विशेष, वो। और द्विसदनीय शासन व्यवस्था। ये भी हमने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। अब ये द्विसदनीय शासन व्यवस्था क्या होती है? ये लो साहब, संसद इधर लिख दी मैंने, इधर स्टेट की बात कर ले तो यहां लिख देते हैं हम विधानमंडल। क्या लिख देते हैं बच्चों? विधानमंडल। देखो संसद के कितने भाग होते हैं? अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो इसके भाग कितने होते हैं? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। इधर क्या होगा? विधान परिषद और विधानसभा। सदनीय व्यवस्था ये होती है, दो सदन है देखो, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के आंगन कितने होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के भाग कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, वैसे राज्य की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे क्या है? विधानसभा ही चलती है। राजस्थान में तो वैसे ही विधानसभा है। कुछ एक राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, बाकी ज्यादातर राज्यों में क्या है? विधानसभा है। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था होती है। आगे चले, मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का, अब मैं यहां निम्न सदन लिखूंगा तो समझाऊंगा। निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। का सिद्धांत। एक चीज मेरे समझ में नहीं आती है ना, मतलब कोई पेपर हो जाता है उसके बाद सॉल्यूशन पता नहीं क्यों पूछते हैं। तो मैंने पहले पढ़ाते हैं तो पहले ध्यान से पढ़ लो उस चीज को, ताकि वहां सॉल्यूशन निकाल लो। बाद में पेपर का सॉल्यूशन
करने से क्या फायदा, मतलब आप पहले ही कुछ क्वेश्चन पहले आ रखे हो, मान लो 4-5 साल पहले से आपके पास में बुकलेटें हो, उनको पहले ही निकाल लो ना, तो पहले ही अपन क्वेश्चन आंसर निकाल ले, वो अच्छा होता है। अब जैसे सीईटी के बाद में काफी जन ऐसे होता है कि सर हमें सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन क्या, मैंने भूगोल के अंदर पता नहीं भाई ज्यादा नहीं तो मैंने भौतिक प्रदेश कंप्लीट करा है, भौतिक प्रदेशों के अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जो मतलब भौतिक प्रदेशों से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आराम से अगर पूरा वीडियो देखते हो तो समझ में आ जाती है बातें। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, देखो समझना इस बात को। मान लो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है, एक बार इसको आराम से समझते हैं बात को। सपोज करो यहां पर मंत्री है, कितने मंत्री है, इनकी संख्या 100 है, ठीक है। इधर आपके निम्न सदन कौन सा होता है, संसद का, संसद का निम्न सदन लोकसभा, कौन सा है निम्न सदन का मतलब लोकसभा, संसद का, ठीक। वैसे विधान परिषद में क्या होगा, विधानसभा। 100 सदस्य, कितने सदस्य मंत्री, 100। इधर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, ये है राष्ट्रपति। ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली बात कर रहा हूं, केंद्र की। नीचे वाली देखो, यहां पर भी मंत्री, इनकी संख्या ही लिख देते हैं ना, फिक्स संख्या भी तो होती है ना। मैं संख्या लिख देता हूं, जैसे मान लो जितने हैं उतने मान लो, आप तो 84 मान लो, यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 30। विधानसभाओं का 15%, विधानसभा के सदस्यों का 200 है ना, 200 का 15% कितने हो गए, 20 और 10 30 होंगे राज्य के अंदर, यहाँ पे होंगे 30। तो देखो यहाँ पर कौन होंगे, निम्न सदन राज्य में विधानसभा, और राज्य के अंदर यहाँ पे प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल, केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं ये भी। देखो मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। ये जो सारे मंत्री हैं 84, केंद्र में कितने मंत्री होंगे, लगभग 84 ही होंगे, 15% किसका, 543 का, आई थिंक 84% यही होंगे। तो ये 84 व्यक्ति जो है सामूहिक रूप से, टीम मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगर एक भी मंत्री यहां से इस्तीफा देता है तो लोकसभा के लिए खतरनाक बात हो सकती है ये, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन बनता है, सामान्यता प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है, प्रधानमंत्री। इन सारे एक मंत्री का फैसला सारे मंत्रियों का फैसला माना जाएगा, सब एक के लिए, सब एक के और एक सबके लिए। ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। लेकिन एक पर्सनली एक मंत्री, सिंगल मंत्री की अगर मैं बात करूं तो वो सिंगल मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के। सिंगल मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति। एक पर्सनली अगर मैं पूछ लूं पर्सनली कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, केंद्र में मंत्री, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक वैसे ही राज्य के अंदर बात करूं तो एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, देखो देखें, निम्न सदन। कौन सा सदन, निम्न सदन। निम्न सदन केंद्र में कौन सा होता है, लोकसभा। राज्यों में निम्न सदन कौन सी होती है, विधानसभा। तो एक जो सामूहिक रूप से जो 30 मंत्री हैं हमारे राजस्थान के, वो 30 मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है किसके, निम्न सदन के। तो राज्य में निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा। ठीक है, सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी, यानी ये 30 सदस्य इनकी फिक्स कर रखी गई है ना, विधानसभाओं का 15%, तो 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है। तो विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, मंत्री जो है विधानसभा के प्रति क्या होंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा राज्य में, राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति। अब समझ में आ गया। तो ये जो मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो कहां से लिया गया, हमने ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। आगे चलो,
तो ब्रिटेन से हमने यही चीजें ली है। स्थिति की समक समानता हो गई, त्रिसंघीय ढांचा हो गया, और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हो गया, और एकल नागरिकता वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। और द्विसदनीय व्यवस्था, दो दो सदन होते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की है। तो अमेरिका से एक तो देखो, जैसे मैं कहता हूं, प्रस्तावना की जो भाषा है या प्रस्तावना की भाषा का जो प्रारूप है वो कहां से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना की पहली लाइन है, वी द पीपुल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, मतलब हम भारत के लोग भारत को, तो वो जो हम भारत के वी द पीपुल, वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, तो अच्छी चीजें ग्रहण की गई है। देखो, यहां से दोहरी नागरिकता तो नहीं, हमें भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत को मजबूत बनाने है तो एकल नागरिकता ग्रहण की, यहां से तो दोहरी नागरिकता, तो अच्छी चीजों को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रहण किया गया है। अब भारत के जो भारत को, तो ऐसे लिखा हुआ है इस वाले में, अमेरिका में क्या लिखा है, पीपुल। ये लाइन कहां से ली गई है, हमारे अमेरिका से ली है, भारत के लोग वाली ना, मतलब इसकी कॉपी की गई है, ये समझ लेना। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद बच्चों कहां से लिया गया है, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अनुच्छेद 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को हटाना है, तो वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग शब्द तो 56 में भी मिलेगा आपको, प्रक्रिया पूछ ले तो अनुच्छेद 61 बताओगे। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये कहां से ली है, ये भी अमेरिका से ली है भाई बच्चों, ध्यान रहे। इंपॉर्टेंट चीजें सारी ध्यान में रखना, और वीडियो सारे पूरे देख लिया करो, जल्दी जल्दी देख लिया करो, आता है ऑप्शन इसे खींच कर लंबे देखने का फटाफट। और क्या याद रखोगे इसके अंदर, ये मेन मेन हो गए। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो कनाडा है, विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान संरक्षण, ये ध्यान में रहे। चलो लिखो, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता तो किससे लिया गया था, ब्रिटेन से लिया था। विधि के समक्ष, कानून के सामने सभी समान हो गया, आर्टिकल 14, वो तो कहां से है, ब्रिटेन से। लेकिन अमेरिका से जो ली गई है, विधि का सम्यक संरक्षण, का सम्यक संरक्षण, ये क्या होता है भाई साहब, क्या विधि का सम्यक संरक्षण,
विधि को जो है वो संरक्षण किया जाए, जो कानून जो है, देखो एक न्यायिक पुनरावलोकन होता है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। कानून के साथ या कानून किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, वो हर व्यक्ति को एक व्यक्ति के हिसाब से ही डिसाइड करेगा, व्यक्ति के हिसाब से जजमेंट देगा, व्यक्ति के उसको उसके कर्मों और कर्तव्य के हिसाब से उसकी क्या करेगा, उसको जज करेगा, या उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, वो सम्यक संरक्षण यानी समानता, और उसके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है ये फैसला जज अपने हिसाब से देना है, सुप्रीम कोर्ट जो अपने हिसाब से देखेगा। तो विधि का सम्यक संरक्षण किससे लिया गया है? अमेरिका से। और विधि के समान समता यानी सभी बराबर है विधि के सामने, वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। आगे आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो कहां से लिया गया है? वो जापान से। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है समान संरक्षण कहां से, सम्यक संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है? विधि का समान जो है विधि के समक्ष क्षमता, वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। आगे देखिए और क्या लिया गया है, इससे होगा वो देखिए, इधर लिख लेता हूं ताकि सामने सारी आ जाए, बार बार ऊपर जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक अवलोकन यानी अच्छाई बुराई दोनों बताना। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है बच्चों? तो आप बताओगे कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है सर कि जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है या अपना फैसला सुनाता है, जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है या सुनाता है, तो उसके अंदर उस जज को या उस न्यायाधीश को यह भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, अपने फैसले को देखे वास्तव में ये सही है या गलत है। सभी तमाम सबूतों उनको आराम से देखते हुए विटनेस को, प्रूफ को, जो भी उसके सामने है, जो उसने कार्य किया है, वो उनका अवलोकन अपने स्तर पर खुद कर सकता है। क्या इसके लिए ये संवैधानिक है क्या? बिल्कुल इसके लिए आर्टिकल है न्यायिक पुनरावलोकन के। ध्यान रहे ये बात, अभिलेखीय न्यायालय भी इसने लिया गया है। तो जज का जो फैसला सुना दिया गया है वो सबको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय, वो सारे भारत के जितने भी न्यायालय उनको मानना होगा। आगे पढ़ेंगे 32 प्रकार के रिट्टे जारी करते हैं ये, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निकाल दिया है, उस पर वो वापस विचार कर सकता है। यह है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या वो अपना एक न्यायिक सक्रियता भी होती है, न्यायिक पुनरावलोकन भी होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब वो विचार करता है वापस कि यार ये फैसला गलत है या सही, ये अधिकार उसका खुद का रहेगा, ये ध्यान में रहे। लेकिन ये संवैधानिक है, इसके लिए आर्टिकल भी है। आगे देखिए इधर से क्या क्या कंप्लीट हुआ था। उपराष्ट्रपति का पद हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, एससी के न्यायाधीशों को हटाने के हो गए, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट को हटा, विधि का सम्यक संरक्षण हो गया, वी द पीपुल वाली बात हो गई, और न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। इसके अलावा ये और इंपोर्टेंट तो सारे ये लिखा दिए मैंने, और तो कोई ज्यादा इतने है नहीं। हाँ एक लिख सकते हो, सम्यक संरक्षण हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, अध्यादेश, अध्यादेश से तो अध्यादेश तो ब्रिटेन से होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखो कनाडा। कनाडा से क्या क्या ज्ञान किया? अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब ये कि मान लो अचानक कुछ ऐसी चीज हो गई, मान लो कि कैसे बताऊं मैं आपको, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। सपोज कोरोना काल आया, वो आपातकालीन शक्ति थी ना, वो तो फिर उसमें आएगी जर्मनी वाले में। अवशिष्ट शक्तियां मान लो कि भारत के किसी गांव से यूएफओ देखा गया, उड़न तस्वीर वगैरह ऐसी चीज देखी गई जो लैंडिंग होते होते रही चली गई, तो उन पर कानून, जैसे जो भी शक्तियां बसती है जिन पर कानून कौन बनाएगा भाई? 3 विषय होते हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची।
लेकिन अवशिष्ट शक्तियां कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो मतलब उन पे कानून क्या बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, जिनकी अपन पॉसिबिलिटी नहीं होती लेकिन फिर भी मान लो हो जाए, तो उन पर कानून फिर केंद्र और केंद्र सरकार का माना जाएगा कानून, जो भी होगी वो शक्तियां केंद्र के पास होगी। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां खूब सारी हो सकती है। राष्ट्रपति के मनोनयन, संबंधित शक्तियां ये भी किसके पास होती है, आपके कनाडा से ली गई है। आगे देखिए आयरलैंड। यहां से तो एक ही चीज वो एग्जाम में भी पूछे जाते, ज्यादातर एग्जाम में आता है ये। अभी भी एग्जाम हुए थे सीईटी के, सब में था नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। आगे देखिए जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे देखिए जापान हो गए। देखो फिर वापस समझ लेना, विधि के सामने समता, यानी एक विधि है, कानून है, इसके सामने जो समानता है वो तो कहां से ली गई है, समानता शब्द लिया है। समता या समानता शब्द कहां से, ये किसके लिए है, ब्रिटेन से ली गई है। समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है, यूएसए से। ये किससे लिया गया था, ब्रिटेन से। और जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यहां से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो हमने यहां से ग्रहण किया है अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। ये समझ लीजिए भाग 20 पूरा यही है। ये क्या है, इस तरह ये ना संविधान संशोधन है। क्या है, संविधान संशोधन। ये क्या है भाई, संविधान का संशोधन। इसका मतलब देखो हमने पहले पहले पढ़ी थी, विशेषता भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। क्या है, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। समन्वय का मतलब कुछ अनुच्छेदों में तो अपन बिल्कुल भी बदल या बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंदर अपन संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है भारत के संविधान में, ये हमारे अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है, अफ्रीका, अनुच्छेद 368 भाग 20। ठीक है। तो ये हमारे टोटल अपने जो पढ़े थे उनके बारे में और देख लो एक दो, उसके बाद में और आगे चलते हैं। फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस की क्रांति का नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। बंधुता कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। आगे इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। देखो प्रस्तावना की पहली लाइन, वी द पीपुल, हम भारत के लोग, वो तो अमेरिका से ली गई थी। लेकिन प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा का प्रारूप या भाषा
ये कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और भी देखो, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य उपागम, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखिए, जापान हो गया, उसके अलावा आपके अवशिष्ट शक्तियां, कनाडा हो गया। अब देखो जर्मनी, आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352, 356, 360, आपातकालीन आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इधर उधर नहीं घूम सकते आप। अनुच्छेद 19 कहता है ना, प्रेस की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की, विचार, घूमने फिरने की, वो अनुच्छेद 19 आपातकालीन में स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये भी बात पूछ लेंगे, स्वतः निलंबित हो जाता है, ये कहां से लिया गया? तो आप कह देना अपने जर्मनी से लिया गया। ये हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे वापस एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत तो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम। कौन सा था? भारत शासन अधिनियम। कौन से वाला? 1935 का भारत शासन अधिनियम। के बाद में दूसरा जो स्रोत था वो कौन सा था? ब्रिटेन। फिर कौन सा था? यूएसए यानी अमेरिका। चौथा कौन सा था? कनाडा। पांचवा कौन सा था? पांचवा हमारे था, जापान लिख लो। के बाद में कौन था? जर्मनी। के बाद में कौन था? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में कौन सा था बच्चों? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा था? नाइन। दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया। एक शायद मैंने मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं बताया था, वो लिख लेना, रूस, मौलिक कर्तव्य। और ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया था? परिसंघीय ढांचा, स्वायत्त शासन वाला, स्वायत्तता, राज्य, और वो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। ये भी भारत शासन अधिनियम से लिया जाता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा ही की जानी चाहिए। और प्रांतों को स्वायत्तता यहाँ से दिया गया था, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था पूरा। पंचायती राज शासन, अनुच्छेद 40 के बारे में भी बात कर ली थी। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली थी। एकहरी नागरिकता यानी क्या है? संघ की नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं है, देश की नागरिकता है। उस यूएसए में है दोहरी नागरिकता। तो राज्यपाल से मनोनयन संबंधी शक्तियों के बारे में ब्रिटेन से बातें की थी। और इसके अलावा विधि के सामने सभी समान होंगे, अनुच्छेद 40, वो भी ब्रिटेन से लिया गया था। फिर बात की थी हमने यूएसए की, तो इधर मौलिक अधिकार यहाँ से लिए गए, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहाँ से ली गई। इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ से हमने और भी कुछ चीजें ली, मौलिक अधिकार लिए थे, भाग 4 वाले मौलिक अधिकार यहाँ से यूएसए से लिए गए थे। न्यायिक पुनरावलोकन के जज ने कोई फैसला सुना दिया है तो उस पर वापस अवलोकन करना, ये भी यूएसए से लिया गया था। अध्यादेश जारी करना ब्रिटेन से लिया था। और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया था? यहाँ से लिया था। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली थी। कनाडा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी और मनोनयन संबंधी शक्तियां के राज्यपाल की, और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, वो भी किससे लिए थे? कनाडा से लिए थे। लेकिन आपको अवशिष्ट शक्तियां लिखनी है। मान लो कि एलियन वाला यूएफओ दिख गया है कहीं पर, तो सर केंद्र ही बनाएगा कानून। मान लो अपने एरिया के अंदर कोई अचानक यूएफओ दिखा तो बहुत बड़ी बात है, उस पर कानून कौन बनाएगा? फिर केंद्र ही बनाएगा, उसके ऊपर विचार विमर्श। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया है? जापान से। विधि का सम्यक संरक्षण कहां से लिया है? यूएसए से। विधि के समक्ष समता यानी समानता कहां से ली है? ब्रिटेन से। ठीक है। और अपने भारत की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसकी प्रथम पंक्ति वी द पीपुल, हम भारत के लोग, ये लाइन कहां से ली है? अमेरिका से। ठीक है। जापान से क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन शक्तियां। क्या लिया है? आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया है। 352, 356, 360 और 300 जो जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ऐसा नहीं कि मान लो आपातकाल लगी, इमरजेंसी लगी और आप कहो कि हम तो प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं, वो 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है, अनुच्छेद 368 भाग 20। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भारत जो है वो संविधान के साथ कठोर एवं लचीला का समन्वय है, तो कुछ अनुच्छेदों में तो अपन बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकते, और कुछ अनुच्छेद कैसे है? लचीले हैं, जिनके साथ अपन संविधान संशोधन कर सकते हैं जब जब समय को उचित लगे तब तक। तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 68, 368। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। देखो यूएसए से तो एक लाइन ली है खाली, वी द पीपुल, भारत के लोग, हम भारत के लोग। और ऑस्ट्रेलिया से प्रारूप की भाषा, प्रस्तावना की भाषा का जो प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और वाणिज्य व्यापार जो उपागम है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, जो 10 मौलिक कर्तव्य है थे, अभी 11 हो गए। स्वर्ण सिंह किस टाइम मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? भाग 4 के अंदर लिखा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। तो ये संविधान के स्रोत थे। आगे देखो प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे वापस। एक बार प्रस्तावना भी देख लो, जब प्रस्तावना वापस बाद में देखें। मैं सोच रहा हूँ प्रस्तावना वापस एक बार देख लो, क्योंकि ये सारा विशेषताओं में वर्णित है। ठीक है। तो एक बार देख लो प्रस्तावना और गौर से समझना बात को, क्योंकि आ सकते हैं पेपर में। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में कितने न्याय हैं, कितनी स्वतंत्रता है, उसका सीक्वेंस जैसे है वैसे रहेगा। ऐसे नहीं कि आप खुद के हिसाब से लिख दो। पॉलिटिकल में पर्सन बनाता है ना वहां पे जो एग्जामिनर, वो भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता। जो संविधान में लिखा हुआ है वो का वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा वो उसके साथ अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो जैसा लिखा हुआ होता है उसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है आपको। कैसे ध्यान में रखोगे? कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 ही बार। हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि मेरा मालिक मैं स्वयं हूं, भारत का मालिक स्वयं भारत है, भारत का ऊपर भारत खुद के फैसले खुद लेगा। ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी तो है भारत के अंदर, पूंजीवाद थोड़ी है। दिवाली का सीजन चल रहा है, एक बात बता देता हूं आपको, प्रस्तावना की बात आ गई, समझा देता हूं। दिवाली मनानी है अपने को, लेकिन दिवाली के अंदर इस तरह से दिवाली नहीं मनानी है कि सिर्फ व्यापारी को फायदा हो। देखो ये सारी चीजें है ना, ये जो एजेंडा बनता है, जैसे खरीफ की फसल अभी कटी, दिवाली के टाइम में खरीफ की फसल कटी है, मूंग आया है, बाजरा आया है, उनको लेकर लोग, किसान लोग कहां गए? व्यापार के लिए व्यापारियों के पास गए, व्यापारियों ने उनको खरीद लिया। मान लो कि जो भी रेट थी उसकी आधी रेट में खरीदा, अब उसको 200% के मुनाफे पर बेचेगा। ठीक है। अब इसी दौरान किसान ने जो भी अपना मेहनत करी है, उस मेहनत का प्रॉपर फायदा उसे नहीं मिला। किसने फायदा उठाया? बिजनेसमैन ने उठाया। फिर उसके बाद देखो, ये तो हो गया किसान से रिलेटेड। किसान ने जो फसल काटी थी प्याज वाली, वो काटी थी मान लो आपके मार्च और अप्रैल के मंथ में, उस वक्त प्याज 5 रुपए किलो था। ठीक है। उसको स्टॉक किया गया, और इस टाइम जो भी सर्दी का टाइम शुरू हो रहा है, इस टाइम उसको 80 रुपए किलो कर दिया गया। तो ये एक एजेंडा बना दिया गया कि व्यापारियों को कैसे भी करके फायदा हो। हर चीज की कीमत आपको इस टाइम ज्यादा मिल रही है। कलर करने की दुकान से लेकर
ज्यादा बड़े से बड़े शोरूम में जो गाड़ियां पड़ी है वो तक, उन पर भी ऐसे ये बेस मॉडल, ये टॉप मॉडल, ये फलाना मॉडल, और ऐसे करके उसको बढ़ा दिया जाता है, जबकि हम फॉलो तो समाजवाद को कर रहे हैं और आप फायदा पूंजीवादियों को दे रहे हो। देखो ये विश्व दो खेमों में बट गया था, इधर तो था यूएसए पश्चिमी खेमा और इधर था यूएसएसआर। ये था साम्यवादी या समाजवादी को फॉलो करता था और ये इधर था पूंजीवाद। तो हमने समाजवाद को फॉलो किया, मिश्रित समाजवाद को। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखने पर ये देख लीजिए आप, हर चीज के 200-200% मुनाफे कमा रहे, सीजन का नाम लेके, दिवाली का नाम लेके लूट रहे हैं लोगों को पूरी तरह से। तो समाजवादी लोग हैं, आप ऐसे ना करें। जो उत्पादन है उस उत्पादन का राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का एक न्यायपूर्ण अधिकार होता है, ये होता है समाजवाद। लेकिन आप देखिए, मतलब आज महीना भर हुआ, एक गाड़ी लॉन्च हुई है, महीने भर बाद में दूसरी गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, टॉप मॉडल 1.5 लाख बढ़ा दिया उसके ऊपर, तो घाटा किसको है? दिवाली बनानी है खुद को मनानी है, व्यापारी की दिवाली मत मनाओ आप। दूसरी चीज, अगर हमने क्या अपनाया, समाजवाद अपनाया, पूंजीवाद नहीं अपनाया। यूएसएसआर ने साम्यवाद अपनाया था। तो समाजवाद का मतलब होता है न्यायपूर्ण तरीके से जो राज्य ने उत्पादन किया है उस पर अधिकार पूरे राज्य का होगा। आप बदले में पैसे दे सकते हो, लेकिन उचित पैसे। जैसे अभी खरीफ की फसल कट गई आई, या मान लो प्याज की बात करते, किसान ने तो वो 5 रुपए किलो में प्याज बेचे थे, ठीक है, और आज 4 महीने बाद उनकी कीमत 80 रुपए किलो चल रही है। अरे इस किसान और इसके बीच में 80 रुपए यानी 75 रुपए का फायदा, सीधा ही 75 रुपए का फायदा। 5 नहीं, किसान को तो 15-25 रुपए भी मिलते ना, तो जनता का फायदा होता कितने का? इधर से 5 ये और 50-55 रुपए का तो जनता का फायदा होता है, किसान को ये फायदा हो जाता। लेकिन एजेंडे के तौर के आधार पर इसने क्या कर दिया, 80 रुपए का आज स्टॉक करके कालाबाजारी के तहत वो 80 में बेच रहा है। तो इसमें नुकसान किसान को भी हो रहा है और जनता को भी हो रहा है, फायदा सिर्फ एक व्यक्ति को हो रहा है। ये साम्यवाद का है। और देखो दूसरी चीज, एक चीन का एक व्यक्ति था, आप पढ़ोगे कभी विश्व की राजनीति, उसके अंदर आएगा माओ। माओ ने एक सिद्धांत दिया था कि किसान को तरक्की दे दो, देश तरक्की कर लेगा। किसान को मान लो उसने क्या किया, सारी चीजें किसान के लिए अप्लाई की। अब जो भी फसल का उत्पादन हो रहा है उसके कच्चे माल को उसने कहां डाला है? कच्चे माल के तौर पर कहां डाला? फैक्ट्रियों में डाला। मान लो गन्ना उत्पादन हो गया किसान को, तो उसने चीनी बनाने के लिए डायरेक्ट किसान से फैक्ट्री वाले खरीद रहे, बीच के अंदर बिजनेसमैन का खेल ही खत्म कर दिया। किसान कहां डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर सौदा करेगा? जो 80 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 5 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, किसान को 40 रुपए मिलेंगे, बात खत्म। और देखो जो जो चाइना, जो चीन कभी क्या था, विकसित था ही नहीं, लेकिन माओ के बाद में, माओवाद को अपनाने के बाद में किसान को समृद्ध किया, सेना को समृद्ध किया, और आज विकसित देशों में गिना जाता है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है? किसान पर टिकी होती है। अगर किसान व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, उस किसान व्यक्ति को अगर जो माल है, अगर बिजनेस में ना खरीद कर डायरेक्ट फैक्ट्रियों में ट्रांसफर कर दिया जाए, प्रसविदा कृषि होती है ना, कृषियों के प्रकार में पढ़ते हैं अपन, प्रसविदा कृषि, तो डायरेक्ट अगर किसान जो है वो फैक्ट्रियों को या क्रेता को, व्यापारियों को ना बेचकर उसको बेचे जहां उसकी जरूरत है, तो किसान को भी फायदा होता है। बीच में जो बिजनेसमैन उसको बढ़ा रहे हैं कीमत को, वो कम हो जाती है। और गाड़ियों में यही सिस्टम है, एक के बाद एक मॉडल निकालते हैं, कभी बेस मॉडल, टॉप मॉडल, बेस मॉडल, और लोग लोन ले लेके, उधार ले लेके गाड़ियां खरीदते हैं। तो ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, कैसे भी दे चाहे। तो हम किसको फॉलो करते हैं? समाजवाद को फॉलो करते हैं। आगे देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, भारत सभी धर्मों की इज्जत करता है, भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, ये है पंथ निरपेक्ष, सही परिभाषा। देखो, सम्मान करना और नहीं करना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपन अपमान किसी का नहीं कर सकते, ये अपने संविधान को बताता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक
गणराज्य बनाने के लिए, बनाने एवं समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो देखो, न्याय कितने दिए गए हैं नागरिकों को? तीन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने दिए गए हैं? तीन। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय कितने? तीन। राजनीतिक न्याय, उसके बाद में न्याय तथा विश्वास, विश्वास, विचार, विश्वास, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति एवं उपासना, एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब देखो वापस बात आ गई, न्याय कितने? तीन। स्वतंत्रता कितनी? तो स्वतंत्रता कितनी? एक, दो, तीन, चार और पांच। स्वतंत्रता कितनी? पांच दी गई है। किसमें? प्रस्तावना में। और संविधान में स्वतंत्रता कितनी है? चार। तो ध्यान रहे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी है? पांच। कौन कौन सी? विश्वास, विचार, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय कितने? आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, तीन न्याय। तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति एवं उपासना, विश्वास, धर्म, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। गरिमा किसकी? व्यक्ति की गरिमा। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने वाली, बनाए रखने बनाए रखने वाली बंधुता। अब जो जो शब्द है ना, वो शब्द ध्यान से देख ले। इन शब्दों को अगर आपने नहीं देखा और आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है, उत्तर गलत हो जाएगा। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बनाए रखने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, वो बनाए रखने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होगा। पहले के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज, तारीख आएगा, दिनांक नहीं आएगा, आज तारीख आज तारीख
26 नवंबर 1949। मित्ती मार्गशीर्ष, मित्ती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मित्ती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी 2006 को अतिनियमित आत्मप्रीत अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो वापस देखो इसे, इनके शब्दों को समझ लेना। इनके अलावा ईओ के अंदर यही क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी समानता। तो समानता कहीं दिखाई दे रहा है क्या? और जिस समानता को आप सोच रहे हो वो समानता ही नहीं। समानता का मतलब है इक्वलिटी, इक्वलिटी कहीं नहीं है। पेरियोरिटी है समता। तो व्यक्ति की गरिमा, समता, एकता, अखंडता। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक और स्वतंत्रता कितनी, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की